हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जो वीडियो स्टार्ट करेंगे, ये 3-4 वीडियोस के अंदर ये पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे और ये आपका क्लास 11 का बहुत ही इजी चैप्टर है, एकदम फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन मैं इतना लास्ट में क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको सब चैप्टर के फॉर्मूलाज आपको दिमाग में होना चाहिए, इसलिए मैं इस चैप्टर को लास्ट में करवा रहा हूँ। और ये चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें हम लोग डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं, बोलते हैं कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, छोड़ के चले जाएंगे, कुछ नहीं है। लेकिन 1-2 नंबर भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंट्रेंस एग्जाम में, जेई मेन में, नीट में, यहाँ से हर एक साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये चैप्टर वेटेज कम होल्ड करता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप लोग का किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आप लोगों का रैंक बहुत नंबर तक डिसाइड कर सकता है। तो एकदम इजी चैप्टर है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। मैं आप लोगों को डिटेल्स में करवा दूंगा और मेरे सिर्फ ये जो 3-4 वीडियोस आएगा, इसको आप लोग फॉलो करके ही इस पूरे चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में, और किसके बारे में पढ़ेंगे? एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डायमेंशन क्या है, आप लोग मोरलेस बहुत बच्चों के अंदर आइडिया है व्हाट इज डायमेंशन। तो हम लोग डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, इसका एप्लीकेशन को पढ़ेंगे और क्या क्या इसमें लिमिटेशन है वो समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोग को बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन, तो डायमेंशन का प्रॉपर एक डिफिनेशन मैं आपको दूं तो डायमेंशन इट इज द पावर ऑफ a physical quantity dimension is the power of a physical quantity upon which it depends, upon which it depends, पावर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी अपॉन विच इट डिपेंड्स। तो यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी का मैं वर्ड बोला हूँ। तो क्वांटिटीज कितना तरह का होता है, तो जितना भी वर्ल्ड में क्वांटिटीज है सब एक क्वांटिटी का पावर में है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए, हर एक क्वांटिटीज इज इन सम पावर ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अगर हमें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसा एक एग्जाम्पल बोलूँ, फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट आप लोग को पता है न्यूटन, लेकिन न्यूटन के लास्ट फॉर्म में नहीं, न्यूटन लास्ट फॉर्म नहीं है। न्यूटन मतलब क्या है? न्यूटन मतलब फोर्स मतलब क्या? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो 1 न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन को हम लोग kg मीटर और सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन मीटर को हम लोग और किसी दूसरे यूनिट के फॉर्म में नहीं रख सकते। तो मीटर, kg, सेकेंड, ये सब क्या हो गया? फंडामेंटल यूनिट। और ये क्या है? एक डिराइव्ड यूनिट। तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, दिस इज फंडामेंटल यूनिट, तो दिस इज डिराइव्ड यूनिट। और एग्जांपल दूं तो देखिए, और एग्जांपल किसका दे सकता हूँ? वर्क डन का पावर क्या है? जूल। और वर्क डन मतलब क्या है? वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 1 जूल इक्वल टू क्या कह सकते हैं? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग जूल को kg मीटर सेकेंड के फॉर्म में हम लोग लेके जा सकते हैं। तो ये सब क्या है? फंडामेंटल यूनिट। और ये क्या है? एक डिराइव्ड यूनिट। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड या पूरे यूनिवर्स में हमारे ऐसे 7 फंडामेंटल यूनिट्स है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और किसी भी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकाल पाएंगे। अच्छे से समझिए मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। तो द 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर क्या क्या? सबसे पहला है मास, इसका सिंबल क्या है? कैपिटल M। उसके बाद लेंथ, इसका सिंबल है कैपिटल L। इसके बाद है टाइम, इसका यूनिट है कैपिटल T। इसके बाद और एक फंडामेंटल यूनिट क्या है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल है कैपिटल I। और क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर इसका सिंबल क्या है? थीटा। टेम्परेचर को हम लोग थीटा से लिखते हैं। इसके बाद क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या जिसको हम लोग मोल्स भी कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस या नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, कैपिटल एन। और नंबर 7 क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे से। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। जितना भी वर्ल्ड में जो भी क्वांटिटी है सबको हम इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में ऑलवेज पुट कर सकते हैं। ये मैं अभी करके भी दिखाऊंगा कैसे होता है। सिर्फ 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल, नाम अच्छे से याद रखिए। ये सब क्या है, उनका सिंबल, हर एक चीज़ कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और इनका यूनिट्स क्या है, तो मास का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है केजी, और सीजीएस यूनिट है ग्राम। एसआई यूनिट 2 तरह का होता है, सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट। यूनिट्स मेनली 2 तरह का होता है, अगर आप लोग जानते हैं फिर मैं बोल देता हूँ। यूनिट्स 2 तरह के यूनिट होता है, एक है सीजीएस यूनिट, एक है एसआई यूनिट। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब जो स्मॉलर यूनिट है वो है सीजीएस। और एक यूनिट होता है, और एक यूनिट भी होता है जिसका नाम है एफपीएस, लेकिन ये उतना हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, उतना हम लोग एप्लीकेशन नहीं है। फुट पाउंड सेकंड, इसे कहते हैं फुट पाउंड सेकंड, उतना एप्लीकेशन नहीं है। मेनली आप लोग को सीजीएस और एसआई जानने से ही होगा। तो स्मॉलर यूनिट सीजीएस, और स्टैंडर्ड यूनिट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लार्जर यूनिट्स है उसे हम बोलते हैं एसआई। तो केजी एंड ग्राम। लेंथ का क्या यूनिट है आप लोगों को सभी को पता है, सीजीएस यूनिट मीटर, सॉरी एसआई यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। टाइम का सीजीएस एसआई दोनों में यूनिट है सेकंड। और भी यूनिट आप लोग बोलेंगे सर केजी है, क्विंटल का नहीं होगा, टर्म्स का नहीं होगा, होगा लेकिन एसआई और सीजीएस के फॉर्म में। इस साइड में एसआई लिख रहा हूँ, इस साइड में सीजीएस लिख रहा हूँ। टाइम का एसआई और सीजीएस दोनों यूनिट ही सेकंड होता है। करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। इसका एम्पियर यूनिट ही हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे, एसआई यूनिट। इसका जो हमारा सीजीएस यूनिट है उतना एप्लीकेशन में नहीं आता है। आप लोग माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर बोल के काम चला सकते हैं, लेकिन एम्पियर ही मैक्सिमम यूज़ में आता है। टेम्परेचर का क्या करते हैं, मेनली हम लोग केल्विन यूज़ करेंगे। इसके अलावा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट भी हम लोग यूज़ कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम यूज़ होता है टेम्परेचर में केल्विन का ही यूज़ होता है मैक्सिमम। हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ेंगे मैक्सिमम केल्विन। मैं थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग इतना प्रॉब्लम कराया हूँ, उधर भी मैंने केल्विन का यूज़ करवाया था। नंबर ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है मोल्स। कितना अमाउंट है, कितना मोल्स है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सब्सटेंस। और लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट है कैंडेला, कैंडेला, या हम लोग सी डी इस फॉर्म में रख सकते हैं। तो दिस आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और इसको हम लोग यूज करके भी डायमेंशन निकालेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट्स का नाम अच्छे से जान लीजिए। मास का है एम, लेंथ का एल, टाइम का टी, करंट का आई, टेम्परेचर का थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एन, लुमिनस इंटेंसिटी का जे। तो अभी चलिए कुछ डायमेंशन आप लोग को करके दिखाते हैं, फिर आप लोग समझ पाएंगे कैसे डायमेंशन लिखा जाता है, कैसे डायमेंशन लिखा जाता है। तो देखिए व्हाट इज डायमेंशन। तो सबसे पहले अगर बेसिक यूनिट से आप लोग को शुरू करूं, तो सबसे पहले फाइंड द डायमेंशन, हम लोग फोर्स का डायमेंशन निकालेंगे। तो हमें क्या पता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो डायमेंशन जब भी हम लिखेंगे, डायमेंशन के लिए हमें थर्ड ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। थर्ड ब्रैकेट में हम लोग हमेशा डायमेंशन लिखते हैं। तो मास का डायमेंशन और एक्सीलरेशन का डायमेंशन। तो मास का डायमेंशन तो सिंपली m हो जाएगा। अभी एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या है बच्चों, अभी एक्सीलरेशन मतलब हमें क्या पता है, वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का मतलब क्या पता है हमें, डिस्टेंस बाई टाइम, बाई टाइम। तो s बाई टी स्क्वायर ये हो रहा है। तो मास के लिए तो m बैठ गया, एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा, s मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या लेंथ का डायमेंशन क्या है, l, और टाइम का डायमेंशन क्या है, t, लेकिन नीचे है, ऊपर जाएगा तो t -2। अरे देखिए नहीं समझ पाएंगे तो मैं एक्सीलरेशन का भी डायमेंशन निकाल लूँ। देखिए वो मैंने कैसे किया, एक्सीलरेशन मतलब क्या है बच्चों, एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू वेलोसिटी बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, बाई टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टी स्क्वायर, मतलब s t -2। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है, लेंथ l, और टाइम का डायमेंशन क्या है t, तो l t -2। तो यही मैंने इधर बिठाया। तो ये फोर्स का डायमेंशन, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन। अगर इसके बाद मैं बोलूँ वर्क डन का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, तो वर्क डन का डायमेंशन होगा वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क मतलब क्या, इसीलिए मैं लास्ट में करा रहा हूँ। ये जो फॉर्मूलाज आप लोग यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूलाज अगर पहले से आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का डायमेंशन मतलब क्या है, फोर्स का डायमेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन क्या निकला हमारा, m l t -2, और डायमेंशन ऑफ दिस
डिस्प्लेसमेंट का L, तो m L स्क्वायर t माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। समझ गए? इसके बाद किसका डायमेंशन निकालेंगे? वर्क डन के बाद हम लोग डायमेंशन निकालेंगे फोर्स, एक्सीलरेशन, वर्क डन। इसके बाद और किसका करते हैं? डेंसिटी का करते हैं। चलिए डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी हमें क्या पता है? मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? मास का डायमेंशन बाई वॉल्यूम का डायमेंशन। मास का डायमेंशन तो m होगा, वॉल्यूम मतलब क्या? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज L क्यूब। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? ml माइनस 3। तो डेंसिटी का डायमेंशन ये हो गया। और अगर आप लोग एग्जांपल्स कराऊं, ऐसे किसी भी चीज़ का आप लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर मैं आप लोग को कराऊं चार्ज का डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज हमें क्या पता है? चार्ज इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू IT। तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा? करंट का डायमेंशन इज I, T इज T, तो चार्ज इक्वल्स टू IT, चार्ज का डायमेंशन। इसके अलावा और किस चीज़ का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं? एनी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग किस फॉर्म में डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को मैं बोलूँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ईटा का डायमेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? हमें क्या पता है? F इक्वल्स टू म्यू R, दैट इज म्यू mg। तो म्यू इक्वल्स टू n, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को किसी किसी बुक में n से लिखता है, किसी किसी बुक में म्यू से लिखता है। मैं म्यू लिख रहा हूँ, F बाई mg। तो म्यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा? F मतलब फोर्स का डायमेंशन बाई m का डायमेंशन इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m L t माइनस 2, थोड़ी देर पहले हमने किया था इधर। मास का डायमेंशन क्या है? m। g का डायमेंशन क्या है? g इज एन एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? L t माइनस 2, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग करके दिखाया। तो L t माइनस 2, तो कैंसिल आउट, तो 1 हो जाता है। तो डायमेंशन, तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। दिस इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ऐसे थीटा भी एक डायमेंशनल क्वांटिटी है हमारा। अगर एंगल को बोलूँ मैं, अगर मैं एंगल का डायमेंशन निकालूँ, एंगल या फाई का निकालूँ, हमें क्या पता है? फॉर्मूला एस इक्वल्स टू आर थीटा या आर फाई। तो फाई का डायमेंशन क्या होगा? एस का डायमेंशन बाई आर का डायमेंशन। तो एस क्या है? आर्क लेंथ, तो डायमेंशन एल। रेडियस के आर्क, रेडियस है रेडियस का की लेंथ, तो 1। तो ये भी क्या होगा? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो एंगल हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, ये सब क्या है? सब डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो आप लोग को अगर क्वेश्चन में आए राइट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, आप लोग एंगल का एग्जांपल दे सकते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं। तो होप आप लोग डायमेंशन क्या चीज़ है, कैसे करते समझ गए। अभी इसका एक यूज़ है वो करेंगे, और आपका कुछ कुछ मैं होमवर्क दे के रखा हूँ, या आप लोग कमेंट करके मुझे डायमेंशन बोलना क्या क्या है। तो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जैसे आप लोग कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, मैं ये आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन। इसके अलावा आप लोग कर सकते हैं प्रेशर का डायमेंशन। इसके अलावा आप लोग कर सकते हैं, प्रेशर के अलावा हो सकता है आप लोग, डेंसिटी तो मैं करवा चुका हूँ, वर्क डन, डेंसिटी, पावर का डायमेंशन। एक है प्रेशर, पावर, एनर्जी, ये एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद आप लोग हमारा जो डिसिपेशन फोर्स है, उस फोर्स का डायमेंशन सेम ही चीज़ है, वेलोसिटी। इन सब का डायमेंशन आप लोग करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। तो अभी हम लोग, ये तो हो चुका है, ये तो बचपन का चीज़ है, इजी चीज़ें यहाँ तक समझ गए। डायमेंशन कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो चुका है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से जो आप लोग को एग्जाम में ज़्यादा आता है, वो इसका एप्लीकेशन आता है। इसका एप्लीकेशन मतलब हम लोग डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, उससे हम लोग कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। वहाँ से हम लोग पहले डायमेंशन एनालिसिस, ये तो डायमेंशन के बारे में समझे। तो अभी एक डायमेंशन एनालिसिस का मतलब क्या है, इधर एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, इसका मतलब क्या है? किसी भी
टाइम में जब एक करेक्ट इक्वेशन हम लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है, राइट हैंड साइड में जो डायमेंशन है, दोनों सेम होगा। मैं लिख देता हूँ, समझा रहा हूँ। एंड फॉर ऑल कंडीशंस द डायमेंशंस ऑफ both sides of a correct equation, for all conditions the dimension of both sides of a correct equation is या are always same। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यही है, अगर हम लोग एक करेक्ट इक्वेशन लिखे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल देता हूं a प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी, अगर ये इक्वेशन सही है, अगर a प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी होता है, अगर दिस इक्वेशन इज 110% करेक्ट, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन होगा, राइट हैंड साइड में वही डायमेंशन होगा। मतलब फॉर ए करेक्ट इक्वेशन डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है द इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट। इक्वेशन अगर करेक्ट रहा तभी ये कंडीशन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन, राइट हैंड साइड में वही डायमेंशन होगा। तो इसी चीज़ का एनालिसिस करके, डायमेंशन एनालिसिस करके इसका 3 एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या एप्लीकेशन पढ़ेंगे? इसका, ये हमारा जो डायमेंशन एनालिसिस है, इसका 3 एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोग को मैं सिखाऊंगा इनका जो एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन नंबर 1 एप्लीकेशन क्या है? कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स। डायमेंशन एनालिसिस यूज करेंगे, हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स, ये एक एप्लीकेशन है, अभी कराऊंगा, डरने का बात नहीं है। एक है कन्वर्सन ऑफ यूनिट, और क्या एप्लीकेशन है? और एक एप्लीकेशन है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन। चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन। इक्वेशन सही है या गलत है, उसका करेक्टनेस कौन चेक करेगा? डायमेंशन एनालिसिस करके हम लोग चेक करेंगे। इसके अलावा डायमेंशन एनालिसिस का और एक एप्लीकेशन क्या है? इसके अलावा डायमेंशन एनालिसिस का और एक है टू फाइंड द अननोन इक्वेशन। मतलब द रिलेशन अमंग डिफरेंट पैरामीटर्स इन एन अननोन इक्वेशन। मतलब हमें अगर कुछ ऐसा इक्वेशन दिया है जिसको हमें रिलेशन नहीं पता, जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, एज फॉर एग्जांपल हमें पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, लेकिन हमें नहीं पता डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, हमें नहीं पता, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये भी डायमेंशन एनालिसिस करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। टू establish relation among various quantities। तो ये 3 एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का। तो डायमेंशन होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज करके हम लोग ये 3 एप्लीकेशन करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। तो चलिए बोर्ड को साफ करके हम लोग देख लेते हैं कैसे सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग जिस पार्ट में घुस रहे हैं इसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले हम लोग करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं इस एप्लीकेशन को। तो एग्जाम्पल्स हम लोग कोई इसमें थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल से कराऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा कि एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं फोर्स का यूनिट। तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, सीजीएस यूनिट होता है डाइन। ये है एसआई, ये है सीजीएस। तो हम लोग डायमेंशन एनालिसिस यूज करके फाइंड आउट करेंगे 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन। तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जानते हैं, तो उन लोग को मैं बोलूँगा खुद से कन्वर्ट करके मुझे आंसर नीचे कमेंट करके बोलिए। और जो लोग नहीं जानते, डरने का बात नहीं है, मैं तो हूँ, जब साइंस सर है, डरने का कोई बात नहीं है। तो इसके लिए हमें पहले फोर्स का डायमेंशन जानना पड़ेगा। तो हमें पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m/l/t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो न्यूटन का भी डायमेंशन वही रहेगा, डाइन का भी डायमेंशन वो रहेगा। तो मैं बोल देता हूँ लेट
हमें नहीं पता, 1 न्यूटन इक्वल्स टू एक्स डाइन, मैं बोल रहा हूँ लेट 1 न्यूटन इक्वल्स टू एक्स डाइन। तो इसका डायमेंशन क्या है, तो इसका डायमेंशन है m1 L1 T-2, मैं बोल रहा हूँ इसका डायमेंशन ये है। कैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं फोर्स का डायमेंशन जो होगा, न्यूटन का डायमेंशन भी तो वही है, फोर्स कितनी यूनिट है, इक्वल्स टू x इंटू m2 L2 T-2 ऐसा लिख सकते हैं डाइन के लिए। यहाँ पर x हमें x फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 इंटू L1 बाई L2 इंटू T, ये T1 था, T1 बाई T2 होल टू द पावर -2, ये होगा। अभी m1 क्या है, इस साइड में सब कुछ हम लोग SI यूनिट लिख रहे हैं, तो मास का SI यूनिट क्या है, मास का SI यूनिट है kg, तो 1 kg। m2 क्या है CGS में बाई 1 ग्राम, L1 क्या है 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, और T1 T2 टाइम का यूनिट दोनों ही सेकंड रहता है, तो सेकंड होल टू -2। तो हमें क्या पता है 1 kg इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर, सेकंड कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये कैंसिल आउट, तो 1 टू द पावर -2 दैट इज 1, तो सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम कैंसिल, तो क्या पढ़ा है देखिए 1 2 3 4 5, सो 10 टू द पावर 5, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आ गया, x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5। तो हमें हमारे पास ये जो रिलेशन है, तो वहाँ से हमें क्या मिल गया, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 9। तो ऐसे हम लोग कन्वर्सन ऑफ यूनिट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल कराते हैं, चलिए, ये फोर्स का हुआ, सिमिलरली वर्क डन का करवाते हैं। तो अगर मैं वर्क डन का बोलूं और एक एग्जांपल, वर्क डन का क्या एग्जांपल है, मतलब यूनिट है, तो CGS यूनिट और SI यूनिट, तो SI यूनिट है वर्क डन का जूल, CGS यूनिट है आर्ग, ये है SI, ये है CGS। तो चलिए हम लोग इसका कन्वर्सन करते हैं, 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच आर्ग, तो वी हैव टू फाइंड 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच आर्ग। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वर्क डन का डायमेंशन जानना पड़ेगा। तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, थोड़ी देर पहले ही हमने फाइंड आउट किया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो m L² T-2 ये होता है। तो लेट 1 जूल इक्वल्स टू n आर्ग, x y z n m o p कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने n आर्ग लिखा। तो जूल के लिए क्या लिखेंगे, वो डायमेंशन ये है, तो देखिएगा क्या होगा, m1 L1² T-2 T1 - 2 इक्वल्स टू n m2 L2² T2 - 2, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 L1 बाई L2 होल स्क्वायर T1 बाई T2 -2, ये होगा। तो सिमिलरली लास्ट प्रॉब्लम जैसे कि मास का ऐसा यूनिट क्या है, 1 kg बाई 1 ग्राम, 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड -2, तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम, सेकेंड तो कैंसिल हो गया, मीटर इक्वल्स टू क्या होगा, 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, 1000, तो 1000 के लिए क्या हो गया 10 क्यूब, और 100 का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर 4, मतलब क्या हो रहा है 10 टू द पावर 7 हो रहा है। तो यहाँ से n क्या आ गया 10 टू द पावर 7, n आ गया 10 टू द पावर 7। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 आर्ग। तो आप लोग इस फॉर्मूला से कन्वर्सन ऑफ यूनिट सीख पाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, आप लोग मुझे कन्वर्ट करके बोलना, 1 जूल 1 जूल इक्वल्स टू, आप लोग किस में कन्वर्ट करेंगे बोलिए, तो जूल से तो हो गया, चलिए छोड़िए। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू हाउ मच जूल्स, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। 1 किलोवाट, सिर्फ आप लोग जो लोग जानते हैं, आप लोग बोलेंगे सर पहले तक इंटीजर रहता है उसको कैसे निकालें, उसको बात छोड़िए, आप लोग सिर्फ इसका करने का कोशिश कीजिए, वाला ईजी है। और अगर फिर भी ये हार्ड लगता है, ये अगर आप लोग को बहुत हार्ड लगता है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को एक ईजी दे देता हूँ एग्जाम्पल। तो चलिए आप लोग मुझे सिर्फ ये फाइंड आउट करके बोलना, 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर क्यूब, ये वाला फाइंड आउट करके मुझे डायमेंशन एनालिसिस, बहुत ही सिंपल एक प्रॉब्लम दिया आप लोग को, इसका आंसर आप लोग करके मुझे बोलना, ये दोनों होमवर्क रह रहा है। तो पहला एप्लीकेशन हो गया कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए
गिवन इक्वेशन। तो चलिए देख लेते हैं उसका क्या होगा। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे नंबर 2। क्या फाइंड आउट करेंगे? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन मतलब मैं आप लोगों को कोई भी इक्वेशन दे रहा हूँ, अभी वो सही है या गलत है आप लोग डायमेंशन एनालिसिस से प्रूफ करेंगे। तो मैं करके दिखा दूँ आप लोगों को। तो एग्जाम्पल, अब मैं ये आप लोग जानते हैं काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, AC = UT + ½ AT²। तो इसका हमें चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। तो हमें बाय डायमेंशन एनालिसिस क्या पता है, बाय डायमेंशन एनालिसिस या प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी हमें क्या पता है, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है राइट हैंड साइड का भी वही डायमेंशन होगा, ये हमें पता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, एस का डायमेंशन, एस क्या है, एस है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन है एल। तो एस का डायमेंशन हो गया एल। तो राइट हैंड साइड में डायमेंशन क्या है, हमें इस पूरा चीज़ का डायमेंशन निकालना पड़ेगा UT + ½ AT²। तो इसका डायमेंशन U का डायमेंशन, T का डायमेंशन, हाफ एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है, प्लस AT²। इन सब का डायमेंशन हमें निकालना पड़ेगा। U क्या है, U है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी मतलब लेंथ बाई टाइम, तो LT-1 ये होता है। टाइम का डायमेंशन क्या है, कैपिटल T, ये हो चुका है। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT-2 टाइम स्क्वायर मतलब T²। तो देखिए -1 + 1, इसका मतलब क्या है 1 है तो +1, -1 + 1 T⁻0। तो सिर्फ क्या पड़ा रहेगा L, इधर क्या पड़ा रहेगा T-2 + T0, तो सिर्फ L। तो ये क्या होगा L। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखिए दोनों का डायमेंशन सेम है। तो सिंस डायमेंशंस ऑफ both side are same, the given equation is correct, the given equation is correct। ऐसे करके आप लोग चेक करेंगे कि हमारा गिवन इक्वेशन करेक्ट है या गलत है। और एक एग्जांपल कराता हूँ, चलिए। अगर आपको मैं एक तो काइनेमेटिक्स का हुआ और कोई भी इक्वेशन आप लोग सोचिए कौन सा आप लोग का क्लास 11 में पढ़ चुका है, इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन कराऊँ, थर्मोडायनेमिक्स का करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का, चलिए एक थर्मोडायनेमिक्स का ही कराता हूँ। तो हमें चलिए अगर मैं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स का कराऊँ, एक आप लोग वर्क डन का फॉर्मूला पता है थर्मोडायनेमिक्स में। चलिए वर्क डन का फॉर्मूला अगर नहीं भी करवाता हूँ, मायर्स इक्वेशन नहीं कराऊंगा। चलिए वर्क डन का फॉर्मूला मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वही गामा पैरामीटर आ जा रहा है, तो गामा पैरामीटर आप लोग उसका फिर CP/CV करेंगे, सेम चीज़ इधर ही करेंगे। तो मायर्स इक्वेशन क्या है, CP - CV = R। इसका करेक्टनेस चेक करेंगे और एक करेक्टनेस चेक करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन का, PV = nRT, दोनों का करेक्टनेस चेक करेंगे। तो CP - CV क्या है, CP क्या है, स्पेसिफिक हीट, यह है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट क्या प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, CP का मतलब क्या है, CP मतलब हमारा हीट अपॉन मास सब। और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, राइट हैंड साइड इज हमारा आइडियल गैस इक्वेशन का जो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन। तो यहीं से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें R का यूनिट क्या पता है, हमारे R का यूनिट सबसे पहले देखिए, जिन लोगों को नहीं पता मैं इसलिए हार्ड इक्वेशन करा रहा हूँ। R का यूनिट क्या है, R का यूनिट है, अगर मैं ऐसा यूनिट बोलूँ, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ऐसे यूनिट होते हैं। क्योंकि देखिए ना R मतलब क्या है, R मतलब PV/NT, PV का मतलब क्या है वर्क डन, N के मोल पर केल्विन नहीं तो होता है ना। तो R का यूनिट यह है जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ से हमारे पास R का डायमेंशन क्या आएगा, R का डायमेंशन हमें क्या पता है, R का डायमेंशन मतलब वर्क डन, जूल मतलब वर्क डन, तो वर्क डन का यूनिट क्या है mL²T-2। मोल क्या है, मोल का यूनिट है N, ये क्या टेम्परेचर, तो N-1 θ-1, ये है R का यूनिट। तो यही हो चुका है क्या, राइट हैंड साइड का यूनिट mL²T-2 N-1 θ-1। अभी CP - CV लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट क्या होगा बच्चों, देखिए CP - CV। तो CP क्या है, CP भी सिमिलर यही क्वांटिटी है, CP का डायमेंशन
माइनस Cv का डायमेंशन। तो Cp का डायमेंशन क्या है? स्पेसिफिक हीट क्वांटिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब H इक्वल्स टू mst होता है। तो H बाई mt, लेकिन यहाँ पर m नहीं है क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर m नहीं रहेगा, क्या रहेगा बोलिए तो n रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ पर भी H बाई nt रहेगा, इधर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इधर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो हीट का डायमेंशन क्या होता है? हीट का डायमेंशन होता है जो वर्क का डायमेंशन है, एनर्जी का डायमेंशन वो सेम होता है हीट का डायमेंशन। तो m l स्क्वायर t माइनस 2, n का डायमेंशन क्या है? मोल, और टेम्परेचर का है थीटा, इसका भी m l स्क्वायर t माइनस 2 n थीटा। तो दोनों को मिला के हम लोग का डायमेंशन हो जा रहा है m l स्क्वायर t माइनस 2 n माइनस 1 थीटा माइनस 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन सेम है, तो इक्वेशन इज एब्सोल्यूट करेक्ट। ये क्या इक्वेशन था? मायर्स इक्वेशन। तो मायर्स इक्वेशन को हम लोग डायमेंशन एनालिसिस लेके करेक्ट कर लेंगे। किसी भी टाइप के इक्वेशन आप लोग यूज करें ना, एनी टाइप ऑफ इक्वेशन में आप लोग देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस हमेशा सही होगा ही होगा। सही नहीं होता तो वो इक्वेशन ही गलत है, इक्वेशन ही गलत है। अगर एक गलत इक्वेशन में आप लोग को दिखाऊंगा करके कैसे होता है। तो पीवी इक्वेशन इसका देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? पीवी। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, इधर मैं कर ही दे रहा हूँ। चलिए एक ही बात है। प्रेशर मतलब क्या है? प्रेशर मतलब क्या पता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स बाई एरिया, इसका डायमेंशन। वॉल्यूम मतलब क्या है? वॉल्यूम मतलब L क्यूब। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? m l t माइनस 2। एरिया का डायमेंशन क्या है? एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर, और इधर क्या है? L क्यूब। तो देखिए हम लोग करेंगे तो इधर 2 करेंगे 1, तो m l स्क्वायर t माइनस 2 यही आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, ये वाला आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, मतलब पीवी का डायमेंशन आ चुका है। अभी राइट हैंड साइड का डायमेंशन देख लेते हैं। राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है? n r t। तो n क्या है? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स का डायमेंशन क्या है? n। r का डायमेंशन क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने r का डायमेंशन निकाला, ये वाला चीज, इतना बड़ा क्वांटिटी, दैट इज m l स्क्वायर t माइनस 2 n माइनस 1 थीटा माइनस 1। और टेम्परेचर, सॉरी nRT, हाँ nRT ये तो टेम्परेचर है, nRT में ये टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या है? थीटा। तो देखिए ये n कैंसिल, थीटा माइनस 1 थीटा कैंसिल, तो क्या पड़ा रहेगा? m, मतलब ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, कि माइनस 1 प्लस 1, तो सिर्फ ये वाला पड़ा है। तो अभी भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेंशन एनालिसिस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कभी भी डायमेंशन एनालिसिस आप लोग को फेल नहीं करवाएगा अगर इक्वेशन गलत है। अगर इक्वेशन गलत है कैसे देखेंगे? तो चलिए हमें पता है, एक गलत इक्वेशन को गलत प्रूफ करके दिखाते हैं। आप लोग बोलेंगे बहुत मजेदार बातें कर रहे हैं सर, आप गलत इक्वेशन को गलत प्रूफ कर रहे हैं, तो करते हैं। चलिए करने में क्या है? तो हमें पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अगर मैं बोल रहा हूँ मास इनटू वॉल्यूम है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो चेक करो, आप लोग देख के बोलने गलत है, तो चेक करके दिखा देते हैं गलत है। तो लेफ्ट हैंड साइड में डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है? डेंसिटी का डायमेंशन होता है, थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, तो m बाई एल क्यूब ये वाला होता है। और राइट हैंड साइड में डायमेंशन क्या होता है? m b। इसका डायमेंशन क्या है? मास का है m, v का है l क्यूब। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मतलब ये गिवन इक्वेशन क्या है? इनकरेक्ट है। तो ऐसे हम लोग डायमेंशन एनालिसिस से चेक कर पाएंगे द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन। एंड सबसे लास्ट वाला एप्लीकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम लोग अभी करेंगे, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, ये है टू फाइंड आउट अननोन पैरामीटर्स यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। टू फाइंड अननोन पैरामीटर्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो नंबर 3, टू फाइंड या टू फाइंड रिलेशन among different पैरामीटर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तो इसका भी एग्जांपल करते हैं। तो चलिए टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, मैं बोलता हूँ क्या? टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, तो मैं बोल देता हूँ पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है इसको हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा किस किस के साथ?
टाइम पीरियड का रिलेशन किस किस के साथ, आप लोग को क्वेश्चन में ऐसा पूरा रहेगा, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम बाय डायमेंशन एनालिसिस विथ इज रिलेशन विथ एल जी एम, इन सब पैरामीटर्स के साथ हमें एल है क्या, एल है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम इज द मास ऑफ द बॉब। तो इनके साथ इसका रिलेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें नहीं पता कैसे रिलेटेड है, तो हम लोग बाय डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। तो मैं बोल दे रहा हूँ लेट t इक्वल्स टू एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि मैं बोल दे रहा हूँ t डिपेंड करता है, t इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दिस, एल टू दी एल जी एम तीनों के पास डिपेंडेंट है, लेकिन कैसे डिपेंडेंट है हमें नहीं पता। तो मैं बोल दे रहा हूँ एल का पावर a, जी का पावर b, एम का पावर c। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, तो इस पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है मैं बोल दे रहा हूँ। तो मैं एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो k एल टू दी पावर a, जी टू दी पावर b, एम टू दी पावर c। तो डायमेंशन एनालिसिस से हम लोग कह सकते हैं इस साइड का डायमेंशन इस साइड का डायमेंशन सेम टू सेम होगा। तो इस साइड का डायमेंशन क्या है, m0 l0 t1, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, कि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसका तो कुछ डायमेंशन रहेगा नहीं, कि कांस्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं रहेगा। l का डायमेंशन क्या है, लेंथ, तो l टू द पावर a, g क्या है एक्सीलरेशन, तो l t-2 होल टू द पावर b, और मास का पावर c, ऐसा रहेगा। तो मैं एक साथ कंबाइन करके लिख सकता हूँ l a प्लस b, क्योंकि इधर एक तो l है इधर l का पावर b है, ये लिख सकता हूँ t का पावर -2b, t का पावर -2b और m का पावर c, ऐसे कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए m0 l0 t1 है, m0 l0 t1 है। तो अभी कंपेयर करेंगे हम लोग, पावर्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग एक्सपोनेंशियल पावर्स। तो कब कंपेयर करेंगे, तो m का पावर 0 है तो c 0, तो c इक्वल्स टू 0 सबसे पहला आ गया। अभी l का कंपेयर करेंगे तो l का पावर क्या है, a प्लस b, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 0, तो a प्लस b इक्वल्स टू 0। और देखिए -2b इक्वल्स टू क्या होगा 1, तो -2b इक्वल्स टू 1, तो b क्या हो जाएगा -1/2। तो यहाँ से अगर a पुट करेंगे तो a इक्वल्स टू -b, दैट इज +1/2। तो हमारे पास रिलेशन आ चुका है, a का वैल्यू मिल चुका है, b का वैल्यू मिल चुका है और c का वैल्यू मिल चुका है। तो हम लोग अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो t इक्वल्स टू k l टू द पावर a, l टू द पावर a मतलब टू द पावर हाफ, g टू द पावर b मतलब -12, c टू द पावर 0। गेट करेक्ट, समझ गए। तो c टू द पावर 0 मतलब 1, तो क्या हो जाएगा k हाफ मतलब क्या √l/g। तो हमें टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला मिल चुका है। तो अभी आप लोग बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला तो होता है 2π√l/g, 2π नहीं आया, इसमें मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, ये एक लिमिटेशन है। मतलब हमें डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड आउट कर चुके हैं द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। और एप्लीकेशन क्या है, और एक चीज़ का फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी कुछ दिन पहले ही मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाने का टाइम उधर पढ़ाया था। टर्मिनल वेलोसिटी मैंने बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय इट ड्यूरिंग फ्री फॉल, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब मैं ऊपर से कुछ चीज़ को छोड़ देता हूँ तो जितना वेलोसिटी मैक्सिमम अटेंड करेगा फ्री फॉल करने का टाइम, उसी को बोलेंगे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। तो उसका भी हम लोग फॉर्मूला चलिए निकाल लेते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो और एक एग्जांपल करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का v, टर्मिनल वेलोसिटी या v। तो मैं बोल दे रहा हूँ v इज रिलेटेड टू रेडियस ऑफ द मेटेलिक स्फीयर जो गिर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, और एक चीज़ चलिए ये तो कर रहे हैं, और एक डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। या मैं बोल रहा हूँ टर्मिनल वेलोसिटी तो कर रहे हैं और एक फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कितना विस्कस फोर्स एक्ट करते हैं, इन तीनों चीज़ के ऊपर ये करता है डिपेंड। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, हम लोग को क्या पता है, v प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर a, n टू द पावर b, f टू द पावर c। ठीक है, ये मैं बोल दे रहा हूँ इन तीनों को डिपेंड करता है। तो v इक्वल्स टू k r टू द पावर a, n टू द पावर b, f टू द पावर c। तो डायमेंशन एनालिसिस v क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन रहेगा इसका भी वही डायमेंशन रहेगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, m0 l t-1, ये है वेलोसिटी का डायमेंशन। राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, r क्या है, एक रेडियस है मतलब लेंथ, तो l टू द पावर a। n क्या है, n है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
अभी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कुछ देर पहले विस्कोसिटी पढ़ाया था कुछ दिन पहले, इसलिए मैं लास्ट में करवा रहा हूँ। हर एक चैप्टर का फॉर्मूलास लगेगा। हमें क्या पता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हमें पता है एफ इक्वल्स टू ईटा ए डीवी डी एक्स। जैसे ईटा का डायमेंशन क्या होगा एफ बाई ए डीवी डी एक्स, तो मतलब इसका डायमेंशन मतलब इन सारी चीज़ों का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या है एम एल टी माइनस टू, एरिया का डायमेंशन क्या है एल स्क्वायर, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है एल टी माइनस वन, डी एक्स क्या है लेंथ, लेंथ का डायमेंशन है एल, तो एल एल कैंसिल, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। समझ पा रहे हैं कहाँ से हो रहा है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, तो वेलोसिटी का ये डी एक्स मतलब लेंथ एल, एल एल कैंसिल, तो दिस गॉट इट। तो इसका जगह क्या लिखेंगे एम एल माइनस वन टी माइनस वन। फोर्स का जगह क्या लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशन पता है एम एल टी माइनस टू टू दी पावर सी, हम लोग इसको लिखेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एम जीरो एल टी माइनस वन, राइट हैंड साइड में एल टू दी पावर ए, इधर देखिए एल का पावर क्या था बी, तो एल टू दी पावर ए माइनस बी, इधर क्या है प्लस सी, गॉट इट, इनटू इसके बाद क्या होगा एम टू दी पावर देखिए बी है इधर सी है, तो एम टू दी पावर बी प्लस सी इंटू टी टू दी पावर माइनस टू बी माइनस टू सी, ऐसा मिलेगा हम लोग का पॉइंट। तो डायमेंशन एनालिसिस करके कंपेयरिंग एक्सपोनेंशियल पावर्स हम लोग क्या मिलेगा, m का पावर जीरो है, इधर m का पावर b प्लस सी है, तो b प्लस सी क्या मिल गया जीरो, इक्वेशन नंबर वन। और क्या मिल गया l का पावर वन है, इधर l का पावर ये है, तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू मिल गया वन। और एक तो क्या है माइनस टू बी माइनस टू सी इक्वल्स टू क्या मिल गया माइनस वन। इसको तो इसको हम लोग देखिए माइनस कॉमन लेके फिर से b प्लस सी इक्वल्स टू क्या मिल चुका है, इधर से देखिए एक चीज़ मैं देख लेता हूँ, रुकिए, t का पावर है माइनस वन, ओ सॉरी ये तो माइनस बी होगा सिर्फ ना, यहाँ पर सिर्फ माइनस बी, टू बी नहीं होगा, माइनस बी माइनस टू सी, तो दोनों में से माइनस कॉमन लेके बी प्लस टू सी इक्वल्स टू वन। तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ चुका है, देख पा रहे हैं। इन तीनों इक्वेशन से हम लोग ए बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम लोग इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करते, देखिए बी प्लस टू सी बी प्लस सी क्या पड़ा रहेगा, सिर्फ सी पड़ा रहेगा, तो सी इक्वल्स टू क्या चुका है 1। तो इसको अगर इधर पुट करेंगे तो बी क्या होगा माइनस सी, दैट इज माइनस वन, बी आ गया है माइनस वन। और ए क्या होगा, ए होगा बी माइनस सी, बी क्या है बी का पावर है माइनस वन, माइनस सी क्या है माइनस सी मतलब माइनस वन, दैट इज माइनस टू। तो ए बी सी हमें मिल गया है, ए का वैल्यू है माइनस टू, बी का वैल्यू है माइनस वन, सी का वैल्यू है वन। तो इन सारी चीज़ों को अगर मैं इधर पुट करूँ इस फॉर्मूला में, तो क्या मिल रहा है v इक्वल्स टू के आर टू दी पावर ए, मतलब ए का पावर क्या है माइनस टू, देखिए आर ए का पावर माइनस टू ही तो आ रहा है ना, बी माइनस सी, देख पा रहे हैं ना, ए इक्वल्स टू, ओ सॉरी बहुत बड़ा गलती हो चुका है, इधर ए का पावर क्या है देखिए वन प्लस बी माइनस सी, ऐसा वन था प्लस, तो वन प्लस बी मतलब क्या माइनस वन, तो क्या पड़ा रहेगा सिर्फ माइनस वन पड़ा रहेगा। तो आर का जगह क्या लिखेंगे माइनस वन, आर का जगह माइनस वन, देख पा रहे हैं यहाँ पर एक गलती हो चुका था, इधर वन मैंने नहीं लिखा था, माइनस वन। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एन का पावर क्या है देखिए, बी का पावर भी माइनस वन, और फोर्स का पावर सी का पावर वन। तो ऐसा रिलेशन आ रहा है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, देखिए के एफ बाई आर इंटू ईटा, या मैं लिख सकता हूं एफ इक्वल्स टू वन बाई के ईटा आर भी, या वन बाई के को मैं दूसरा एक कॉन्स्टेंट लिख के एफ इक्वल्स टू के डैश ईटा आर भी, एंड दिस इज द स्टोक्स लॉ ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला भी पढ़ाया था, स्टोक्स लॉ को डायमेंशन एनालिसिस करके ही हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज द स्टोक्स लॉ। आई होप आप लोग समझ पाए कैसे हम लोग डायमेंशन एनालिसिस करके वेरियस चीज़ें हम लोग इधर कर पा रहे हैं। तो ये था डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन क्या है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, आई होप आप लोग समझ गए। अभी आप लोग का मन में क्वेश्चन रहेगा, सर इतना तो कुछ हुआ, यहाँ का कुछ लिमिटेशन नहीं है। तो ऑफकोर्स लिमिटेशन है। तो एक तो लिमिटेशन क्लियरली देख पा रहे हैं, ये कांस्टेंट है, टाइम पीरियड में जो आया था के एल बाई जी,
ये कांस्टेंट का वैल्यू हमें नहीं पता। तो डायमेंशन एनालिसिस का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन यही है, डायमेंशन एनालिसिस का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन यही है कि दिस मेथड is unable to find out the value of constants, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कभी भी इस मेथड से हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। और एक लिमिटेशन ये है कि अगर कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग उसका डायमेंशन नहीं कर पाएंगे। We cannot do dimension analysis unless the constant is dimensionless। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये क्या हो गया? तो देखिए हमें क्या पता है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस से क्या आया, के एल बाई जी। तो इक्वेशन तो करेक्ट है, लेकिन के क्यों हम लोग कर पाए, क्योंकि 2 पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग कर पाए, क्योंकि के का कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन सेम मेथड के हम लोग इसमें कर पाते हैं। सेम मेथड अगर हम लोग यूज़ करते एफ इक्वल्स टू ईटा ए डी वी डी एक्स, तो अगर हम इस ईटा भी तो क्या है, हमें तो फॉर्मूला तो आया था एफ प्रोपोर्शनल टू ए डी वी डी एक्स, लेकिन इस ईटा का एक डायमेंशन है, तो हम लोग इसको कभी भी इस फॉर्म में कभी भी हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईटा या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एक डायमेंशन होता है। तो जब तक हमारा कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होता है तब तक हम लोग इस मेथड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। आई होप आप लोग समझे। तो डायमेंशन एनालिसिस का लेक्चर यहाँ पर एंड होता है, और आप लोगों को मैंने जो होमवर्क दिया आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर बताइए। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो के अंदर मैं एरर एनालिसिस पूरा कंप्लीट करूंगा। आज जैसे एक वीडियो में पूरा डायमेंशन एनालिसिस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में पूरा एरर एनालिसिस कंप्लीट होगा। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स और कुछ छोटे छोटे चीज़ें जो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम आप लोग का करीब आ ही चुका है। एंड थैंक यू।